वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए फर्स्ट ईयर से जो आपका पहला टॉपिक है, ठीक है, और ये टॉपिक जो है आपका लगभग डीयू एस वेल एनसी वेब सभी में यही होता है स्टार्टिंग का, जो कि है सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी ये वीडियो का जो कंटेंट होगा ये इंग्लिश मीडियम का होने वाला है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए किसी भी तरीके की। ठीक है, इससे पहले हम हिंदी में ऑलरेडी बना चुके हैं, मैं आपको आगे डिटेल भी दे दूंगा उस सब की भी। ठीक है, तो हमारा ये पहला टॉपिक होने वाला है आज का, सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, और वो ये है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको बताना चाहूंगा, हिंदी मीडियम में हमने ऑलरेडी बना दिया है सब कुछ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री हमने हिंदी मीडियम में पढ़ा दी है, ईवीएस भी पढ़ा दी है जिसके पास बीए प्रोग्राम में अगर ईवीएस है, एईसीसी इंग्लिश भी हमने पढ़ा दी है, अगर आपके पास है वो सब्जेक्ट तो आप वो भी देख लीजिए। एमआईएल हिंदी भी हमने पढ़ा दिया है, वो भी आप जाके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। ठीक है, तो ये काफी इंफॉर्मेशन जो थी ये काफी यूजफुल थी, ताकि बच्चे ज्यादा भटके ना और कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये पूरी वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी प्रिपरेशन के दौरान या कुछ भी ऐसा होता है तो आप आके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो जब हम हिस्ट्री का नाम सुनते हैं तो हिस्ट्री कोई ऐसी तो है नहीं कि एक दिन में बना दें। हिस्ट्री को अगर हम लिखने बैठते हैं तो उसके लिए जो पास्ट में इवेंट्स होते हैं उनको हम कैसे आज जान पाते हैं, वो उसके लिए जानने के लिए जो हमारे पास चीज होती है वो होती है सोर्सेस। ठीक है, किन सोर्सेस से हम हिस्ट्री को लिखते हैं आगे जाके। ठीक है, क्योंकि ये कोई स्टोरी राइटिंग नहीं कि जो आप ऑन द स्पॉट लिख दोगे, आपको पूरे सोर्सेस पढ़ने होते हैं। ठीक है, जितने भी हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस होती हैं वो कोई ना कोई सोर्सेस से ही आती हैं। ठीक है, और इन सोर्सेस को ही हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ब्रॉडली। ठीक है, उसके आगे और भी छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, पर मैं सबसे पहले आपको ब्रॉडली हम जो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो आपको समझाऊंगा। एक तो होते हैं लिटरेरी सोर्सेस और एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, इनके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, वो भी हम आगे जानेंगे चैप्टर में, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है फ्रॉम अ हिस्टोरियंस पॉइंट ऑफ व्यू लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड ऑल टेक्स्ट। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब क्या है, जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं, अब वो चाहे हिंदुइज्म के हों, बुद्धिज्म के हों, जैनिज्म के हों, ठीक है, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग हो शॉर्ट हो सारे टेक्स्ट आ जाते हैं। एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में तो आप सभी जानते ही हो, जितने भी मटेरियल रिमेन्स हमें मिलते हैं एक्सकेवेशन के दौरान, चाहे वो स्कल्पचर्स हो, वो कॉइन्स हो, इंस्क्रिप्शंस हो, ठीक है, वो सब हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो जाते हैं। अब हम आगे इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। The knowledge of India's ancient past can be gathered from literary as well archaeological sources। ठीक है, जो इंडिया की जो हमारी हिस्ट्री है वो छोटी हिस्ट्री नहीं है, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हिस्ट्री है। ठीक है, और उसको समझने के लिए हमारे पास दो तरीके के सोर्स होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लिटरेरी सोर्सेज के ऊपर। ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कि इनमें कौन कौन से वो सोर्सेज हैं जो हमें मदद करते हैं एंशिएंट इंडिया का जो हमारा एक पास्ट रहा है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री को लिखने में, ठीक है, या समझने में। तो देखिए, ये सारे सोर्सेस हैं, आप इसको पहचान पा रहे होंगे ये किस तरीके के हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये जस्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताऊंगा, ये जस्ट आपको इमेज दिखा रहा था मैं कि भाई इन्हें ही हम सोर्सेस कहते हैं जो हमें मिलते हैं। ठीक है, अब ये भी सोर्सेस हैं। ठीक है, अगर कोई पुराना मंदिर मिलता है, एंशियंट टेम्पल मिलता है हमें, ठीक है, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, वो सभी सोर्सेस हैं हमारे लिए। अब हम लिटरेरी सोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं। तो चलिए फिर हम लिटरेरी सोर्सेस को स्टार्ट करते हैं समझना। सो अगर हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो लिटरेरी सोर्सेस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो ऐसे सोर्सेस हैं लिटरेरी जो रिलीजियस हैं, ऐसे टेक्स्ट जो रिलीजियस हैं, किसी रिलीजन से जुड़े हुए हैं, और एक होते हैं नॉन रिलीजियस टेक्स्ट जिनको हम सेक्युलर टेक्स्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, जो इसका कोई संबंध वैसा नहीं होता रिलेशन डायरेक्टली किसी भी उस रिलीजन के साथ में। तो लिटरेरी सोर्सेज को आपको सबसे पहले टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो पहला जो पार्ट है रिलीजियस सोर्सेज, हम इसको समझते हैं। तो देखिए, अब आपके सामने ये इमेज है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो वेदास हैं हमारे, जो बहुत एंशियंट टेक्स्ट एक तरीके से हम समझते हैं जिनको, ठीक है, वेदास। तो वो जो है क्या है, ये रिलीजियस सोर्सेस है हमारे लिए।
ठीक है। अब रिलीजियस सोर्सेज के अंदर क्या क्या आता है, ब्राह्मणिकल लिटरेचर आ जाएगा, ठीक है, जो हिंदुइज्म से रिलेटेड है जितना लिटरेचर, और बुद्धिस्ट लिटरेचर में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और जैना लिटरेचर, ठीक है। तो रिलीजियस जो हमारे जो सोर्सेस होते हैं लिटरेरी, उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो हमें और आसानी होगी, ठीक है, कि ब्राह्मणिकल लिटरेचर अलग पढ़ेंगे, बुद्धिस्ट वाला अलग, और जैनास का जो है वो अलग पढ़ेंगे। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले तो हम ब्राह्मणिकल लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के भी जो लिटरेचर हैं, जो टेक्स्ट हैं, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम दोस काइंड ऑफ टेक्स्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। ये सारी चीजें क्या हैं, यही वो टेक्स्ट होते हैं जिनसे हम एंशिएंट इंडिया के बारे में जानते हैं। तो देखो ब्राह्मणिकल लिटरेचर, सो हिंदू रिलीजियस लिटरेचर अगर हम बात करें, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, वेदास, रामायणा, महाभारत, पुराण, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे लिटरेचर है, ठीक है। और दे टेल अस अबाउट सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस, ये जो सारी चीजें हैं ये अपने अपने टाइम की, ठीक है, कैसी कंडीशंस थी वहां पे, सोशली क्या क्या होता था, कैसा कल्चर था, ये बताती हैं। एंशिएंट टाइम्स में इंडिया में क्या हो रहा था उस टाइम पे, सब कॉन्टिनेंट में। फिर वेदास की अगर हम बात करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं, तो इन द हिंदू ट्रेडिशन के अंदर वेदास को बहुत सबसे ऊपर माना गया है, और इनको स्टेटस मिला हुआ है श्रुति का, ठीक है, दैट विच हैज बीन हियर्ड, जो सुने जा सकते हैं, ठीक है। ये वेदास जो होते थे इनको सुना जा सकता था, ओके, ये ऐसे थे। देखो इस तरीके से जो है ब्राह्मण लोग जो होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, गुरुकुल में होते थे, वेदों की शिक्षा दी जाती थी, वेदों को पढ़ाया जाता था, टीचिंग्स होती थी वेदों की, ठीक है। और देखो ये आप फोटोज देख सकते हो, कुछ इमेजेस हैं आपके सामने, किस तरीके से इनको बाद में फिर कंपाइल भी किया जाता है। देखो द वर्ड वेदा कम्स फ्रॉम द रूट विद, ठीक है, वेदा वर्ड कहां से आया है, विद से, जिसका मतलब होता है टू नो समथिंग, ओके, या टू नो, एंड मींस नॉलेज, ठीक है, नॉलेज जिससे हमें ज्ञान मिले। तो हमारे यहाँ पे 4 वेदास हैं, ऋग्वेद जो कि ओल्डेस्ट है हमारा, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं, कुछ और भी यहाँ पे सोर्सेस है हमारे पास, अरण्यकाश एंड उपनिषदास, ठीक है। अब ये अरण्यक और उपनिषद क्या है ये समझते हैं। तो ईच वेद हैज 4 पार्ट्स, हर वेद के 4 पार्ट हैं, द संहिता, ठीक है, द ब्राह्मणा, द अरण्यक एंड द उपनिषद, ठीक है। तो ये हर जो भी वेद होगा उसके 4 पार्ट्स होते थे, जिनको हम ये सब कहते हैं। अब ये जो 2 वैदिक संहितास होती थी, ये क्या करती हैं, हमें एक आर्यंस की लाइफ के बारे में एक जानकारी देती हैं, और उनकी फिलॉसफी कैसी होती थी आर्यंस की वो बताती हैं, ठीक है, और उनके रिलीजन के बारे में बताती हैं। जो ब्राह्मणास हैं ये क्या है, ये कमेंट्रीज हैं, ठीक है, और जो कुछ प्रोज एक्सप्लेनेशंस हैं इन्हीं संहिताओं की, ठीक है, और डिटेल के अंदर जब उसको एक्सप्लेन किया गया तो वो हमारे सामने ब्राह्मणास के रूप में आती है, इन द फॉर्म ऑफ ब्राह्मणास, ठीक है। अब दे मोस्टली डील विद द रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन, ठीक है, जो रिचुअल्स होते थे और वो सब हमें वो बताती हैं। दे गिव डिटेल्स ऑफ सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, क्या क्या सैक्रिफाइस होते थे उस टाइम पे, ये भी हमें पता चलता है। तो अब समझ में आ रहा है आपको कि ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं समझने में कि उस टाइम के एंशिएंट इंडिया में क्या चीजें हो रही थी, व्हाट वाज हैपनिंग, ठीक है। एंड द अरण्यक, ठीक है, जिनको हम फॉरेस्ट बुक भी कहते हैं, ये इसके अंदर क्या होती हैं, ये फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशंस होती हैं ऑफ वेरियस सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, जो अलग अलग सैक्रिफाइस होते थे, जो रिचुअल्स, जो रीति रिवाज चलते थे, उनकी ये इंटरप्रिटेशन देती है हमें बहुत ही अच्छे से, ठीक है, फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन हमको मिलती है, जो कि फॉरेस्ट बुक के अंदर से मिलती है हमें, जिनको हम अरण्यक भी कहते हैं, ठीक है। अब जो उपनिषद है इनके बारे में भी जान लेते हैं भाई, क्या है द उपनिषदास, टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द मिस्टिकल, ये एक हमें ऐसा लिटरेचर है, ये उपनिषद जो होते हैं जो कि एक रहस्यमय, एक तरीके से मिस्टिकल लिटरेचर है, ठीक है, फिलोसफिकल भी है और मिस्टिकल भी है। तो ये भी बहुत काफी इंटरेस्टिंग है जब आप इसको कभी देखते हैं तो, ठीक है, बहुत सी स्टोरीज हमें मिलती हैं उपनिषद के अंदर। अब हम एक चीज की यहाँ पे दिक्कत आती है कि इट इज डिफिकल्ट टू गिव वेदास एन एग्जैक्ट डेट, ठीक है, क्योंकि उनको डेट दे पाना बहुत मुश्किल है कि कब एग्जैक्टली ये हमारे मतलब पास में आए, कब ये मतलब इनको बना दिया गया, ठीक है, क्योंकि ये जो थे ट्रांसमिट होते थे ओरली, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ इनको जो है ऐसे ही ट्रांसमिट किया जाता था ओरली, क्योंकि अभी हमने देखा था ना इनको स्टेटस मिला हुआ था श्रुति का, सुना जा सकता था इनको, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ओरली ये ट्रांसमिट हो जाते थे, ठीक है। एंड वर नॉट कमिटेड टू राइटिंग अंटिल वेरी लेट, और बहुत
लंबे समय तक इनको कुछ लिखा नहीं गया था, ठीक है। बट मोस्ट हिस्टोरियंस टेक 1500 to 1000 बिफोर कॉमन एरा एज द पीरियड ऑफ कंपोजिशन ऑफ द अर्ली वैदिक लिटरेचर, ठीक है। बहुत सारे हिस्टोरियंस एक टाइम बताते हैं रफली कि 1500 से 1000 के जो मतलब बीच में क्या हुआ था, बीसी के अंदर इनका कंपोजिशन हुआ, जो अर्ली वैदिक लिटरेचर है हमारा। एंड 1000 to 500 बीसी एज दैट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट, और जो लेटर वैदिक टेक्स्ट थे हमारे वो कब आए हमारे सामने, 1000 से 500 बीसी में इनका कंपोजिशन हुआ। ऐसे बहुत से हिस्टोरियंस बताते हैं रफली अपना आइडिया, पर एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, वैदिक लिटरेचर हैज लिटिल ट्रेस ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब वैदिक लिटरेचर हमें हिस्ट्री के बारे में क्या बताता है, रिचुअल्स बताता है, सैक्रिफाइसेस बताता है, सोशल कैसी कंडीशंस थी वो बताता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में भी हमें वो जानकारी देता है, कल्चर के बारे में बताता है, सिविलाइजेशन कैसी थी वहां पे वो बताता है, वेस्टर्न एंड नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है फिर हमारे लिए जो ये वेदास होते हैं हमारे लिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं एपिक्स, टू संस्कृत एपिक्स, आप सभी जानते हो इनको बहुत अच्छे से, महाभारत एंड रामायण, ठीक है। ये जो है ये दो सबसे बड़े एपिक्स हैं, और महाभारत को तो बहुत बड़ा एपिक माना जाता है, आप सभी जानते हो, ठीक है। संस्कृत एपिक्स और ये स्मृति, ठीक है, स्मृति की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और इनको हम इतिहास की कैटेगरी में भी रखते हैं, यानी कि एक ऐसी हिस्ट्री जो कि एक ट्रेडिशनल हिस्ट्री, जो कि हमें उस टाइम के पूरे मतलब पॉलिटी के बारे में भी बताती हो, क्या चल रहा था सोशल मतलब सोशली क्या वहां पे मतलब उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सब भी बताती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है हमारे लिए। द टू एपिक्स रामायण एंड महाभारत प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उस टाइम की इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी हमें बताते हैं ये, ठीक है, रामायण और महाभारत। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है ये, इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इनको, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ द महाभारत, इसका जो टाइम बताया जाता है, इज प्लेस्ड बिटवीन 400 बिफोर कॉमन एरा एंड 400 सीई, ठीक है। ये इसका टाइम है, मैंने हाईलाइट भी किया है अलग से, जो कि इनका कंपोजिशन का टाइम बताया जाता है, ठीक है। एंड इट इज बिलीव्ड दैट ओरिजिनली इट इज कंसिस्टेड ऑफ 8800 वर्सेस। जब ओरिजिनली हम इसकी बात करें, जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसमें 8800 वर्सेस होते थे, जब इसका फाइनल कंपाइलेशन किया गया तो यही वर्सेस बढ़कर 10,000 तक पहुंच गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो आगे देखते हैं, ये आपके सामने कुछ इमेजेस मैंने रखी हैं, कैसे महाभारत और जब हम रामायण पढ़ते हैं कैसे इनके जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमको मिलती हैं उनके अंदर कैसे कैसे जो है एक तरीके से पिक्चर्स बनाए जाते थे। अब आगे चलते हैं। द रामायण वाज कंपोज बिटवीन 5th सेंचुरी बीसीई एंड 3rd सेंचुरी सीई, ठीक है। रामायण का टाइम क्या बताया जाता है, 5th सेंचुरी बीसीई एंड 3rd सेंचुरी सीई, ये यहाँ पे इसका कंपोजिशन का टाइम हुआ, ठीक है। ओरिजिनली इसके अंदर 6000 वर्सेस थे, जो कि बढ़कर 12000 हुए, फिर उसके बाद इवेंचुअली 24,000 तक भी पहुंचे, ठीक है, इसके अंदर जो वर्सेस थे। अब हम चलते हैं, देखो एपिक्स तो हमने समझ लिए क्या क्या है, महाभारत एंड रामायण हमें सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सारी ये जानकारी दे देते हैं। अब पुराणास के बारे में देखते हैं, पुराण क्या थे। द पुराणास कंटेन यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। पुराण के अंदर भी हमको बहुत जानकारी मिलती है भाई, अगर हम हिस्ट्री अगर जानना चाहते हैं एंशिएंट इंडिया की, ठीक है। बिकॉज दे थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है, पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री बताते हैं वो अलग अलग डायनेस्टीज की, ठीक है, जैसे कि हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद, मौर्याज, शुंगास, कण्वास, आंध्रास, ठीक है। इन सभी की जो हमें जो जानकारी मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो पुराणास भी देते हैं हमें, ठीक है। और देखते हैं क्या है, द स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ 18 महापुराणास। अब 18 जो है महापुराण है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नाम याद रखोगे तो आगे जाके गवर्नमेंट एग्जाम में भी आपको ये काम आएगी चीजें, ठीक है। तो एक तो हमारी है इसमें विष्णु पुराण, नारद पुराण, भगवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्ता पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण एंड ब्रह्म पुराण। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट महापुराण है, ठीक है, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये हो गया हमारा ब्राह्मणिकल लिटरेचर कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना बुद्धिस्ट लिटरेचर की तरफ, ठीक है। तो बुद्धिज्म हम सभी जानते ही हैं, हमने कभी ना कभी अपने जो है 12th क्लास में भी पढ़ा होगा इसे। सो द रिलीजियस वर्क्स ऑफ जैनाज एंड बुद्धिस्ट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। जो जैन थे और जो बुद्ध लोग थे, ठीक है, जो बुद्धिस्ट लोग थे, उनकी जो टेक्स्ट है, जो उनके रिलीजियस वर्क हैं, वो भी हमें बहुत सारे सोर्स देते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट हिस्ट्री लिखने के लिए। जब भाई हिंदुइज्म वालों ने दिया है इतना कुछ, तो बुद्धिज्म वालों ने भी दिया होगा बहुत कुछ हमें, ठीक है। अगर हमारे पास रामायण महाभारत है, तो पुराण है, उनके पास भी तो कुछ होगा ना ऐसा। सो अमंग द नॉन ब्राह्मणिकल, अगर हम बात करें नॉन ब्राह्मणिकल लिटरेचर जो हमारे पास मिलते हैं या जो सोर्सेस हैं, उसके अंदर हम बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर को लेते हैं, ठीक है। यही वो कैटेगरी है जो ब्राह्मणिकल लिटरेचर के अलावा अगर कुछ हमारे पास है। सो इट वॉज रिटन इन पाली एंड प्राकृत लैंग्वेजेस, है ना। लैंग्वेज की बात करें तो पाली, प्राकृत, और इससे पहले जो मैंने तुम्हें बताया महाभारत रामायण, 2 संस्कृत एपिक्स देवर, ठीक है। सो प्राकृत वॉज अ फॉर्म ऑफ संस्कृत, ठीक है, एक संस्कृत की ही फॉर्म, आगे चल के जब उसका एवोल्यूशन हुआ। एंड अर्ली जैन लिटरेचर इज मोस्टली रिटन इन दिस लैंग्वेज। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, थोड़ी लैंग्वेज की हमने बात कर ली है इसमें। मोस्ट ऑफ द अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर इज रिटन इन पाली। ज्यादातर जो हमें लिटरेचर बुद्धिस्ट का मिलता है वो पाली के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। विद द बुद्धिस्ट मॉन्क्स इट रीच्ड श्रीलंका वेर इट इज अ लिविंग लैंग्वेज। आज भी बोली जाती है, बुद्धिस्ट मॉन्क श्रीलंका गए और वो लैंग्वेज भी वहां तक पहुंची और वो आज भी बोली जाती है। अशोकन जो ज्यादातर एडिक्ट्स हैं वो भी हमें पाली में मिलते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हो कि बुद्धिज्म का कितना रोल था इस पाली के ज्यादा से ज्यादा विस्तार के अंदर। said to have been composed after the death of the Buddha, the Pali text, ठीक है, पाली टेक्स्ट हैं, जब बुद्धा की डेथ हो जाती है उसके बाद ये 3 इंपॉर्टेंट पाली टेक्स्ट जो कि आपने अपने 12th क्लास में भी पढ़े होंगे, आपको याद आ जाएगा, त्रिपिटक्स, ठीक है, 3 बास्केट्स भी इसको हम कहते हैं। दे टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया, ठीक है। जो 16 महाजनपदास थे बुद्धा के टाइम पे, कैसा वहां पे स्टेट ऑफ अफेयर्स था इंडिया के अंदर, क्या क्या पॉलिटिकल कंडीशंस थी, क्या क्या वो सोशल कंडीशंस थी, सारी जानकारी हमें यहाँ पे मिलती है। ओके, सो अब समझ में आया बुद्धिस्ट लिटरेचर कितना इंपॉर्टेंट है। द त्रिपिटकास सर्वाइव इन पाली, जैपनीज, चाइनीज एंड तिब्बतन वर्जन्स, ठीक है। इसके अलग अलग वर्जन्स भी हैं भाई, सिर्फ पाली में नहीं है, पाली, जैपनीज, चाइनीज में भी है ये, ठीक है। और ये त्रिपिटक के अंदर जो 3 बुक आती हैं, आपको बता दूं, पहली है द सुत्त पिटक, सेकंड है द विनय पिटक एंड थर्ड वन इज द अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो ये हमारी 3 बुक्स हो जाएंगे जो कि हम त्रिपिटक कहते हैं जिनको। अब आगे देखते हैं जातक, ठीक है, जातकास भी होती है, जातक स्टोरीज, ठीक है, और ये भी हमें सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताती है, किंग कैसा होता था, रूलर कैसा होता था, ठीक है, ये भी कंडीशंस बताती है हमें 5th एंड 2nd सेंचुरी बीसी। और मिलिंद पन्हा, ठीक है, 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 1st सेंचुरी सी तक। द पाली क्रोन, ठीक है, क्रोनिकल्स, द दीप वामसा, ठीक है, एंड द महावंश एंड several other Buddhist works in Sanskrit और mixed प्राकृतिक संस्कृत such as the महावस्तु, द ललित विस्तार, द दिव्य वदना, ठीक है, द दिव्य वदना, अश्वघोष का जो बुद्ध चरित्र है, ठीक है, ये सारी चीजें भी हमें बताती हैं कहीं ना कहीं उसी टाइम की कैसी पॉलिटी होती थी और कैसी वहाँ की कंडीशंस होती थी, ठीक है। और सोशियो रिलीजियस जो हम हिस्ट्री जब हम लिखते हैं कि कैसा रहा होगा उस टाइम पे, तो वो हमें यही चीजें बताती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री ये सब हमें इन सोर्सेज से पता चलती हैं। अब हम चलते हैं जैना लिटरेचर की तरफ, ठीक है। जैन लोगों ने भी कुछ लिखा होगा भाई। सो जो उनकी सेक्रेड बुक्स होती हैं, ठीक है, उनको कलेक्टिवली उनको हम कहते हैं सिद्धांता या फिर आगमा। ओके, जो जैनिज्म के अंदर जो सेक्रेड बुक्स होती हैं उनको हम सिद्धांता या फिर आगमा कहते हैं। द लैंग्वेज ऑफ द अर्लीस्ट टेक्स्ट, जो शुरुआत के जो टेक्स्ट हैं वो कैसे हैं, हमें उसकी लैंग्वेज मिलती है, एक डायलेक्ट है, ईस्टर्न डायलेक्ट प्राकृतिक जो लैंग्वेज का, जिसको हम अर्धमागधी कहते हैं, ठीक है, एक डायलेक्ट है, उसमें ज्यादातर हमें ये टेक्स्ट मिलते हैं। द टेक्स्ट रिटन इन प्राकृत कंटेन इंफॉर्मेशन यूजफुल। अगर हम बात करें इनके अंदर जो प्राकृत के अंदर जो भी हमें टेक्स्ट मिलते हैं जैनास के, ठीक है, जैन लोगों के, वो हमें क्या बताते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री बताते हैं, जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की ज्यादातर, ठीक है, और बिहार के आसपास के इलाकों की हमें ये पूरी जानकारी देते हैं इन द एज ऑफ महावीर, महावीर के टाइम की। ओके,
The non-canonical Jain works, which are partly in Prakrit and partly in Sanskrit, tell us about Jaina Tirthankaras and also about trade and traders in those times. यही यहाँ पे इनके कुछ नॉन कैनिकल भी टेक्स्ट हैं जो कि हमें बताते हैं, जो कि कुछ कुछ प्राकृत में लिखे हुए हैं, कुछ कुछ संस्कृत में लिखे हुए हैं। ये हमें तीर्थंकरास के बारे में बताते हैं जो कि इनके टीचर्स होते थे, ठीक है। और ट्रेडर्स कैसे होते थे, ट्रेड कैसा होता था, ये भी जैना लिटरेचर से हमें पता चलता है, ठीक है। तो समझ ही रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब हम चलते हैं नॉन रिलीजियस सोर्सेस के ऊपर, ओके, जो कि रिलीजन से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं थे, इनडायरेक्टली तो कुछ ना कुछ था उनका, लेकिन डायरेक्टली हम इनको रिलीजियस नहीं कह सकते, ये सेक्युलर थे। जिसमें मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं, ठीक है, इन्हीं को हम आगे पढ़ेंगे। एक तो है धर्मसूत्रास धर्मशास्त्रास, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, अभिज्ञान शकुंतलम, बुद्ध चरित एंड, ठीक है, सौंदरानंद बाय अश्वघोष, हर्ष चरित बाय बाण भट्ट, ठीक है। तो ये कुछ हैं। और आपको बता दूं मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्त बाय विशाख दत्त, संगम लिटरेचर और अष्टाध्यायी। तो ये 8 कुछ सोर्सेज बताए हैं। अगर मैं सारे लिखने बैठूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज्यादा है नॉन रिलीजियस सोर्सेज तो, ठीक है। बहुत सारे ड्रामास भी इसमें आ जाते हैं, तो मैंने आपको लिमिटेड बताए हैं और लिमिटेड ही आपको एग्जाम में लिखने हैं। तो देखो, तो ये सारे सोर्सेज जो हैं अब हमें सेक्युलर सोर्सेज के फॉर्म में मिलते हैं, जिसमें हम देखेंगे तो ये भी हमें हिस्ट्री के लिए बहुत कुछ बताते हैं। देखो, एक तो है लॉ बुक्स, नियम कानून की किताबें, जिनको धर्म सूत्र और स्मृति, ठीक है, कहा जाता है। जब इनको हम धर्म सूत्र एंड स्मृतिज विच टुगेदर विद देयर कमेंट्रीज आर कॉल्ड धर्मशास्त्र, जब इन दोनों को जोड़ के हम आगे इनको और एक्सप्लेन करके बताते हैं तो यही हमारे धर्मशास्त्र जो है, दे नोन एज धर्मशास्त्र, ठीक है। इनसे धर्मशास्त्र से हमें पता चलता है क्या रूल्स थे उस टाइम पे, जो है मतलब सोसाइटी के अंदर सोशल प्रैक्टिस कैसी होती थी, कौन सी सोशल प्रैक्टिस जो थी वो प्रेवेलेंट थी, ओके। एंड जो बुद्ध चरित एंड सौंदरनंद बाय अश्वघोष, ठीक है, एंड हर्ष चरित बाय बाण भट्ट, ये भी इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज हैं एंशियंट टाइम्स की, जो हमें बताती हैं उस टाइम के बारे में। देखो, बायोग्राफीज भी तो हमें बताती है ना कि उस टाइम पे वो बंदा क्या करता था, उसके आसपास का जो था वो क्या मतलब एनवायरमेंट था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। चाणक्य जिनको हम कहते हैं, ये हमें पॉलिटी के बारे में बहुत ज्यादा बताता है। इकोनॉमी के बारे में भी है थोड़ा बहुत, लेकिन पॉलिटी के बारे में ज्यादा है, कैसी राजनीति होनी चाहिए वो लिखा हुआ है इसके अंदर, और पूरी अच्छी खासी डिटेल देता है, मतलब रिच मटेरियल है ये हमारे लिए एक तरीके से, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ओके। और कमंडकास नीति शास्त्र, ठीक है, एंड पाणिनीज अष्टाध्यायी, ठीक है, पाणिनि का जो अष्टाध्याय है, ठीक है, अष्टाध्यायी, वो भी हमें इंफॉर्मेशन देती है बहुत अच्छी जनपदास के बारे में, एंड जो टेरिटोरियल स्टेट्स होते थे जो प्री मॉडर्न टाइम्स के, तो ये हो जाएगा। एंड ऑफ द एंशियंट ड्रामास, कुछ ऐसे एंशियंट ड्रामास भी हैं हमारे सामने जो बहुत ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन देते हैं सोशल एंड जो वहाँ की जो कंडीशंस थी, ठीक है, कैसे कल्चर होता था वहाँ पे, जैसे कि द दुतवाक्य, बाल चरित, स्वप्न वसवदत्त बाय भाषा, द मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्ता बाय विशाख दत्त। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्लासिकल वर्क्स ऑफ कालिदास, ठीक है, जिसमें इंक्लूड करते हैं हम उनके काव्यास भी आ जाते हैं, और ड्रामा जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, हम ये जानते भी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही नॉन रिलीजियस सोर्सेज हैं हमारे लिए, ठीक है, और ये सेक्युलर सोर्सेज हैं जो हमें अच्छी खासी जानकारी देते हैं एंशिएंट इंडिया की, एंड ये हमें सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस को बताते हैं जिस भी टाइम से वो लोग थे, ठीक है। अब संगम लिटरेचर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संगम लिटरेचर, ये लिटरेचर जो है ये साउथ इंडिया का लिटरेचर है, और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ, कैसे लोग जीते थे तमिलनाडु और केरला का जो रीजन है वहां पे, ठीक है, अर्ली सेंचुरीज की ये पूरी जानकारी देता है हमें। अब हम फॉरेन लिटरेचर की तरफ चलते हैं, ये तो हो गया हमारा इंडियन। अब देखते हैं फॉरेनर्स आए। आप सभी जानते हो, 12th में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो बता दूं, सिर्फ ये तो था नहीं इंडियन लोग ही रहते थे यहाँ पे, बाहर से भी बहुत लोग आते थे जो इंडिया घूमने आते थे। जैसे आज के टाइम पे मैं अगर तुम्हें बताऊं ना, मॉडर्न जो मतलब जो ट्रेवलर्स हैं वो होते हैं हमारे जो व्लॉगर्स लोग होते हैं, यूट्यूब वाले, हाय गाइस आज मैं यहाँ पे आया हूँ, आज यहाँ पे ये है, आज वहां पे वो है, समझ लो ऐसे ही भाई वहां पे भी हाय गाइस करने वाले होते थे एंशिएंट टाइम में। जो हमारा मेगास्थनीज हो गया, ये आता है, हाय गाइस आज मैं यहाँ पे आया हूँ, ये पूरा ये एम्पायर है, यहाँ पे ऐसे लोग हैं, ऐसा रूलर है,
ओके, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। तो जो फॉरेन लिटरेचर है ना, इट्स काइंड ऑफ व्लॉग्स, ठीक है, कैसे वो व्लॉगिंग करते थे पर वो लिखते थे भाई, वो उनपे कैमरा वगैरह नहीं था, ठीक है। तो देखते हैं, देखो ट्रेवलर्स बहुत सारे आए हैं हमारे इंडिया में और आते रहे हैं। इंडिया है ही हमारा इतना सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल। वो जब भी आते थे वो पूरा देखते थे, बताते थे सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसा है, रिलीजन कैसा है यहाँ के लोगों का। तो अब देखो, फॉरेन लिटरेचर जो है ना वो हमारा, ये तीन तरीके के फॉरेनर्स आते थे इंडिया में। या तो ग्रीक लोग आते थे, या रोमन आते थे, या चाइनीज आते थे, ठीक है। ये तीन लोग ही ज्यादातर आते थे हमारे इंडिया में जब भी घूमने फिरने आते थे। अब हम देखते हैं क्या है। टू इंडिया केम ग्रीक, रोमन एंड चाइनीज विजिटर्स, ठीक है, ये तीनों आते थे, ठीक है, ट्रेवलर्स होते थे ये लोग। कुछ लोग ऐसे थे जो रिलीजियस कन्वर्ट्स थे, ठीक है, जो कन्वर्टेड हो गए थे बाद में। और ये अपना जो भी लिख के जाते थे, जो भी इनके अकाउंट्स हमें मिलते हैं वो पीछे छोड़ जाते थे ये, ठीक है। वो हमें बहुत ज्यादा डिटेल दे देते हैं कि क्या उन्होंने देखा। जैसे आज से 100 साल बाद किसी की यूट्यूब वीडियो देखोगे लॉगिंग करी हुई, तो आपको वो कितना कुछ बता देगी भाई उस जगह के बारे में। जू की अगर किसने व्लॉगिंग कर दी, तो आज से 100 साल बाद भी वीडियो देख के बंदा बता देगा भाई कि ये तो बहुत बढ़िया सोर्स है हमारा। समझ में आ रहा है आपको? सो एक और चीज बता दूं, एलेक्जेंडर का जो इन्वेजन था, ठीक है, वो इंडियन सोर्सेस में नहीं है उसका मेंशन। उसका जो एंटायरली जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो हमें ग्रीक सोर्सेस से मिलती है। समझ में आया आपको? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे फॉरेनर्स के जो अकाउंट्स होते हैं। इंडिका, ठीक है, मैगस्थनीज जो ने लिखा, जो कि एक अम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का। ये भी हमें एक पूरा डिस्क्रिप्टिव अकाउंट देता है, पूरी डिटेल देता है, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, सोसाइटी कैसी थी, आर्मी कैसी थी वहां की, ये तक भी बताता है भाई। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होती थी मौर्यास की। ओके। चाइनीज ट्रेवलर्स की बात करें तो फाइयान हो जाएगा, वेनसांग हो जाएगा, ठीक है। ये हमें बहुत इंफॉर्मेशन बता देते हैं, ये भी घूमने फिरने आते थे, ठीक है। ये हमें सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक लाइफ बताते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम की और हर्षा के टाइम की, ठीक है। आपको एक इंटरेस्टिंग थिंग अगर मैं बताऊं, तो ये जो चाइनीज लोग आते थे, जो ट्रेवलर्स फाइयान और ह्यून सांग, ये दोनों ही बुद्धिस्ट थे। और ये कंट्री में आते थे बुद्धिस्ट श्राइन्स के अंदर विजिट करने, घूमने फिरने और स्टडी करने आते थे बुद्धिज्म की। ओके, तो इसके ड्यूरिंग जो इन्होंने देखा, फिर वो अपने अकाउंट्स में हमें बताते हैं। ओके। और फाइयान जो है वो हमें डिस्क्राइब करता है पूरा भाई, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक कंडीशंस इंडिया की कैसी थी गुप्तास के टाइम की, ठीक है। और ह्यून सांग जो है वो हमें हर्षा के टाइम का पूरा अकाउंट देता है, पूरी डिटेल देता है भाई अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मैंने आपको लिटरेरी सोर्सेज पूरे करवा दिए हैं। अब आगे चलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की तरफ, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज में इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना, इतना याद कर लोगे बहुत है, ठीक है। देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो भाई, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारे इस तरीके से होते हैं, ये जो कॉइन्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, जो हमें कुछ स्कल्पचर्स मिलते हैं, सील्स मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, ठीक है, एडिक्ट्स मिलते हैं, ये सारे क्या है, हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, ठीक है। देखो यहां से और अच्छे से समझ आएगा अब आपको। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को हम डिवाइड करते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं इनकी वैसे तो, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस आती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद कॉइन, फिर हमारी जो सीलिंग होती है, जो सील्स होती हैं, हड़प्पन सील्स वगैरह, मॉन्यूमेंट्स जो हमारे एंशियंट टेम्पल्स हैं, स्कल्पचर्स हो जाएंगे जिसके हमारे जो, ठीक है, प्रीस्ट किंग का, अगर आपको याद हो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कितना इंपॉर्टेंट सोर्स है ये हमें वहां की पॉलिटी को बताने के लिए। ओके। तो ऐसे ही आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं। अब हम वन बाय वन इन सबको पढ़ने वाले हैं। ओके, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आगे। देखते हैं इंस्क्रिप्शन सबसे पहले। सो इंस्क्रिप्शंस हम सभी जानते हैं ये मोस्ट रिलायबल सोर्स होते हैं, ठीक है। लिखित में होते हैं, रिटर्न होते हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को बहुत अच्छे से बताते हैं ये जो जो चीजें लिखी होती हैं इनमें। अब देखो, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को एपिग्राफी कहा जाता है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ओके, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं। और इनको इनग्रेव करके लिखा जाता था स्टोन्स के ऊपर, स्लैब्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, कॉपर प्लेट्स के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, दीवारों पे, कहीं भी इंस्क्रिप्शंस को केर के लिख दिए जाते थे इनग्रेव करके, ठीक है। द स्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन की जो स्क्रिप्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ही हेल्प करती है कि उस टाइम पे क्या कैसा था। जैसे कि सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन हैं हड़प्पन, और उनकी जो स्क्रिप्ट है वो अनडेसिफर्ड है, आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पिक्टोरियल थी, ठीक है। सीलिंग पे भी है वो इनग्रेव्ड, लेकिन हमें कुछ समझ ही नहीं आता क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, पिक्टोरियल है वो, तो आज तक भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए उसको डेसिफर करने में।
ओके, इस तरीके से है। देखो हड़प्पन स्क्रिप्ट, आपको समझ आ रहा है भाई अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? हिस्टोरियन ही नहीं समझ पाए, ना आर्कियोलॉजिस्ट समझ पाए, हम क्या समझेंगे? ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्रिप्ट्स के बारे में। अब ये देखो, ये होते हैं हमारे इंस्क्रिप्शंस। आपको कितना अच्छे से दिख रहा है, साफ साफ ऐसे ही होते हैं ये। अर्लीस्ट जो हमारे, अगर हम बात करें जो ऐसे इंस्क्रिप्शंस जो पढ़े जा चुके थे, वो है अशोकन एडिक्ट्स, ठीक है, जो कि हमें रॉक सरफेसेस पे मिलते हैं, पिलर्स पे, स्टोन पिलर्स पे मिलते हैं, पूरे एक सब कॉन्टिनेंट के अंदर दूर दूर तक फैले हुए मिलते हैं ये हमें इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। और ये 4 तरीके के स्क्रिप्ट्स में लिखे हुए थे, ठीक है। और अगर हम आज के टाइम की बात करें, अफगानिस्तान का जो एरिया है, वहां पे अरामाइक एंड ग्रीक जो स्क्रिप्ट थी वो यूज की गई थी, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट जो एरिया था उस टाइम पे, ठीक है, ये वाली स्क्रिप्ट थी। और गंधार का जो रीजन था, वहां खरोष्टी और ब्राह्मी वगैरह जो है ये सब चलती थी। 4 तरीके की स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है। ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं, ये हमें मौर्यन हिस्ट्री और अशोक की जो अचीवमेंट्स हैं वो हमें इन इंस्क्रिप्शन से ही पता चलती हैं, एडिक्ट्स और ये सब से, ठीक है, क्या क्या उन्होंने किया। इन द 14th century AD, 2 अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड बाय फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट पिलर इंस्क्रिप्शंस, जो कि एक मेरठ में है और दूसरा टोपरा, ओके, हरियाणा के अंदर। ये जो है फाउंड, जो है मतलब ढूंढे गए फिरोज शाह तुगलक द्वारा। एंड ही ब्रॉट देम टू दिल्ली, दिल्ली ले आया भाई, और उसने पंडितों को बोला कि पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है, डेसिफर करो इंस्क्रिप्शंस को। पर वो फेल रहे, वो नहीं पढ़ पाए ढंग से। द सेम डिफिकल्टी वॉज फेस्ड बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश लोगों को भी दिक्कत आई भाई, ठीक है। अगर हम बात करें द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 18th सेंचुरी, दे डिस्कवर्ड अशोकन इंस्क्रिप्शंस, उनको भी मिले, अंग्रेजों को भी मिले, पर ब्रिटिशर्स भी नहीं पढ़ पा रहे थे उसको अच्छे से। एंड अब वो बंदा आया जिसने इन एपिग्राफ्स को पढ़ा, इन इंस्क्रिप्शंस को वो समझ पाया, इन स्क्रिप्ट्स को, जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, 1837, जो कि एक सिविल सर्वेंट था और एक एम्प्लॉय था ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के अंदर। ओके, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा ये भी, जेम्स प्रिंसेप वाला भी याद आ रहा होगा आपको, है ना। तो इसने इसको पढ़ा, स्क्रिप्ट्स को। अब हम बात करें द पोस्ट मौर्यन एंड गुप्ता इंस्क्रिप्शंस फॉल इनटू 2 कैटेगरीज। ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनको भी हम 2 कैटेगरीज में जो है बांट सकते हैं अपनी आसानी के लिए। एक तो ऑफिशियल होते हैं, ठीक है, जो रूलर वगैरह के होंगे और बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस होंगे। एक प्राइवेट होते हैं, बताऊंगा आपको प्राइवेट में क्या आता है। द ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस जनरली रिकॉर्ड द रॉयल अचीवमेंट्स, जो रॉयल अचीवमेंट्स होती थी रूलर्स की, किंग्स की, ओके, ये सब जो है इनके कोर्ट पोएट्स इनको लिखते थे। अमंग सच इंस्क्रिप्शंस, अगर हम ऐसे की बात करें, एग्जांपल सबसे बढ़िया होता है प्रशस्तीस, जो कि बहुत प्रोमिनेंट वन थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है, अशोकन पिलर है जो इलाहाबाद का, वहां पे इनको इसको इनग्रेव करके लिखा हुआ है, ठीक है, जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत पॉपुलर भी है। अब देखते हैं द इंस्क्रिप्शंस इनग्रेव्ड ऑन द कॉपर प्लेट्स, ठीक है, कॉपर प्लेट पे भी इनको इनग्रेव करके लिखा जाता था, ये भी बहुत ज्यादा मिले हमें। दे कंटेन एन अकाउंट ऑफ लैंड ग्रांट्स, लैंड ग्रांट की जानकारी मिलती थी जो अलग अलग रूलर्स करते थे। एंड दीज इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब द एरिया ऑफ लैंड ग्रांटेड, कितना लैंड ग्रांटेड किया गया है एंड डेट क्या है ग्रांट करने की, ठीक है। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ रूलर्स, जिसने ये लैंड ग्रांट किए हैं उनके अचीवमेंट्स को भी बताते हैं इंस्क्रिप्शंस। सो समझ सकते हो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस, ये जो थे रॉयल इंस्क्रिप्शंस नहीं थे, ये प्राइवेट थे। अब इनको देखते हैं क्या है। प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस आर मोर नमरस देन ऑफिशियल वंस, ये ऑफिशियल से भी ज्यादा हैं, ओके। और ये ज्यादातर प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस हमें स्टोन्स, मेटल्स, ठीक है, और ये सब जो मतलब स्कल्पचर्स होते थे, मूर्तियां वगैरह, टेम्पल, इस पे ज्यादा मिलते हैं। देखो मैंने फॉर एग्जांपल आपके लिए लगा भी रखा है सामने, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन दिख रहा है आपको, तो ये होते हैं। ये भी हमें पूरी डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बताते हैं। मान लो भाई ये मंदिर है, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है, तो बताएगा वो इंस्क्रिप्शन ये मंदिर कब बना, किसने बनवाया, आर्किटेक्चर कैसा है इसका, क्या टाइम था, रीजनल लैंग्वेज क्या थी उस टाइम पे, ये भी पता चल जाता है हमें, ओके। देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो सातवाहना रूलर्स की जो हिस्ट्री है वो मोस्टली बेस्ड है इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, ओके। एंड सिमिलरली द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द साउथ इंडियन रूलर्स लाइक पल्लवास, चालुक्य, राष्ट्रकूट एंड द चोलास एंड पांड्यास हैव बीन अ ग्रेट हेल्प इन फाइंडिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ द रूल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डायनेस्टीज, ठीक है। इंस्क्रिप्शन से ही हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। एंड टेम्पल्स के जो प्राइवेट इंस्क्रिप्शन है वहां से, ओके।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एक और इंपॉर्टेंट सोर्स विच इज नोन एज कॉइन्स। तो नेक्स्ट टू द इंस्क्रिप्शंस, इसके बाद कॉइन्स की बारी आती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। अगर हम हिस्ट्री बनाना चाहते हैं इंडिया की, तो उसमें हमें कॉइन्स की भी स्टडी करनी पड़ती है, हमें मिलते हैं। कॉइन्स हैव बीन फाउंड ईदर इन एक्सकेवेशंस एज आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स और एज होर्ड्स। भाई बहुत सारे मिलते हैं कॉइन्स हमें, जब भी एक्सकेवेशन करते हैं हम बहुत सारे पुराने पुराने सिक्के मिलते हैं। ज्यादातर ये होड्स में मिले हमें, बहुत ज्यादा नंबर होता है इनका, ठीक है। और ये कब मिलते हैं? जब हम डिगिंग कर रहे होते हैं, एक्सकेवेशन चल रही होती है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, अगर हम रोड बना रहे होते हैं, खुदाई हो रही होती है, तो बहुत सारे कॉइन निकलते हैं। ओके, देखो, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यू, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। सिक्कों की जो स्टडी होती है, जो कॉइन्स की स्टडी होती है, उसको हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ये याद रखना, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखो अब क्या है। दिस इज कंसिडर्ड एज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, ठीक है। फर्स्ट पे तो इंस्क्रिप्शंस आते हैं, और सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स की अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल की, वो हमारे कॉइन्स होते हैं। सेवरल हंड्रेड थाउजेंड, हजारों, भाई बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं हमें, ठीक है। और वो अलग अलग म्यूजियम्स में रखे हुए हैं। कभी भी आप म्यूजियम चले जाना, बहुत कॉइन मिलेंगे आपको देखने को। अब उस टाइम पे पुराने एंशियंट टाइम्स में बैंक तो होते नहीं थे, बैंकिंग सिस्टम तो नहीं था, तो पीपल, जो लोग थे, वो अपने मनी को स्टोर करते थे अर्थनवेयर एंड ऑल्सो इन ब्रास वेसल्स, ठीक है। जो बर्तन थे उस टाइम पे, उनके अंदर वो रखा करते थे उनको, और उनको बहुत मेंटेन करके रखते थे। ओके, और जब भी उनको जरूरत पड़ती थी, वो जरूरत के समय पे उसको वो तोड़ लेते थे, जिसके भी अंदर वो रखे होते थे पैसे, जैसे हम गुल्लक वगैरह में डाल के रखते हैं। ओके, ऐसा उनके पास भी कुछ होता होगा जिसमें वो रखते थे, ठीक है, और वो उसको इस्तेमाल करते थे जरूरत के टाइम पे। अब है मैनी ऑफ दीज होर्ड्स कंटेनिंग नॉट ओनली इंडियन कॉइन्स। देखो, ये जो हमें होर्ड्स मिलते हैं, इनके अंदर सिर्फ इंडियन कॉइन नहीं है, यहाँ पे अब्रॉड के भी कॉइन्स थे, सच एज रोमन एम्पायर, ठीक है। इसके कॉइन भी हमें मिले हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट से, और इनको प्रिजर्व करके रखा गया है। ज्यादातर जो म्यूजियम है कोलकाता के, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई एंड चेन्नई, जो बड़ी बड़ी सिटीज के म्यूजियम्स में इन कॉइन्स को रखा गया है, जो हमें पुराने पुराने मिले हैं। देखो, इस तरीके से म्यूजियम्स के अंदर कॉइन को रखा जाता है, बहुत संभाल के, प्रिजर्व करके, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब हम कॉइन्स की हिस्ट्री को समझते हैं। इंडिया में सबसे पहले कौन से कॉइन आए, बहुत कम समय में आपको मैं बता दूंगा। सबसे एंशियंट कॉइन्स जो हैं वो पंचमार्क कॉइन्स हैं, द अर्लीस्ट कॉइन्स। ये मोस्टली सिल्वर से बने होते थे, कॉपर की क्वांटिटी कम होती थी। इसको पंचमार्क कहा जाता था, ठीक है। इसके ऊपर ठीक है, कोई नाम नहीं लिखा होता था, बट इसके ऊपर सिंबल छपे होते थे सिर्फ, ठीक है, फिगर और सिंबल होते थे। द पंच मार्क्ड कॉइन्स बियर ओनली सिंबल्स ऑन देम, सिर्फ वो सिंबल्स को पंच करके उसके ऊपर जो है छाप दिया जाता था। और ईच सिंबल इज पंच्ड सेपरेटली विथ समटाइम्स ओवरलैप्स वन अनदर। ओके, एंड ये जो कॉइन्स है पंचमार्क कॉइन, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? पूरी कंट्री में, थ्रू आउट द कंट्री, तक्षशिला से लेके मगध टू मैसूर, और इवन फर्दर साउथ साउथ तक ये फैले हुए थे कॉइन जो हमें मिलते हैं, जिनका यूज था। ओके, देखो ऐसे होते हैं पंचमार्क कॉइन, ऐसे सिंबल्स जो होते थे उनको पंच कर दिया जाता था। आगे चलते हैं। अब है हमारे इंडो ग्रीक कॉइन्स, उसके बाद जो आगे आए वो इंडो ग्रीक कॉइन्स थे। अब जो अगला स्टेज था कॉइन्स का, ठीक है, तो ये जो थे इंडो ग्रीक कॉइन्स ऑफ द सेकेंड फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है, बीसीई। दीज आर वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूटेड थे, यूजुअली राउंड होते थे ये, ठीक है। कुछ कुछ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर भी मिले हमें। मोस्टली दे आर इन सिल्वर, एंड दे बियर द नेम एंड पोर्ट्रेट ऑफ द इशूइंग रूलर, उसकी फोटो और साथ में जो नाम होता था रूलर का, वो इसमें लिखना स्टार्ट हो गया था। ओके, तो थोड़ा सा डेवलपमेंट आया। अब कुषाण कॉइन्स आते हैं, इसके बाद अगली स्टेज आती है हमारी कुशाना coins first to 4th century CE were the first dynasty of the subcontinent to mint large quantities of gold coin। ये पहले वो लोग थे जो गोल्ड कॉइन्स लेके आए, एंड यहाँ पे इनके टाइम के अंदर, इनकी डायनेस्टी के अंदर बहुत कम कॉइन्स थे सिल्वर के, मोस्टली जो थे वो गोल्ड कॉइन्स थे। एंड जो इनके कॉइन्स और ये जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह थे, ज्यादातर वो बाइलिंगुअल होते थे, ग्रीक एंड खरोष्टी में ये होते थे, ठीक है। और इनके ऊपर जो था ईरानियन एंड इंडियन इन्फ्लुएंस भी देखने को हमें मिलता था। ओके, क्योंकि ग्रीक एंड खरोष्टी दोनों ये बाइलिंगुअल तरीके से इनको बनाया जाता था इंस्क्रिप्शंस को। और बाकी कोइन कैसे दिखते थे आप देख ही सकते हो, इसमें रूलर का पोर्ट्रेट भी लग रहा है हमें देखने को, नाम वाम भी लिखा हुआ है। ओके,
अब आगे चलते हैं। द गुप्तास, अब गुप्तास की बात करें, ठीक है, तो इन्होंने भी भाई आगे कुषाणों की तरह ही इन्होंने भी मतलब कोइंस को जारी रखा, और ये इन्होंने इंडियनाइज्ड कर दिया भाई कोइंस को, और इन्होंने भी ज्यादातर गोल्ड कोइंस को इशू किया था। ओके, पर इनकी क्वालिटी थोड़ी सी आगे जाके खराब हो जाती है, क्यों, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। नोन एज दिनारस, देवर वेरी वेरी वेल एग्जीक्यूटेड डाई स्ट्रक कॉइन्स, ठीक है, दिनारस जो कॉइन्स होते थे वो बहुत वेरी वेल एग्जीक्यूटेड होते थे, ठीक है। और अब देखते हैं, कॉइन्स आर ऑल्सो अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ आर इंफॉर्मेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, कैसी इकोनॉमी थी वहां पे, कैसा वहां पे मतलब पूरा सिस्टम था भाई, कॉइन्स वगैरह का ट्रेड एंड उस सब का भी हमें पता चलता है। एंड हमें यह भी पता चलता है कि उस टाइम पे जो कुछ जो इंडियन स्टेट्स थे, ठीक है, वहां पे हमें कैसे कोइंस मिलते हैं, जैसे कि द हिस्ट्री ऑफ द मित्र रूलर्स, ठीक है, जो पांचाल के मित्र रूलर्स थे वो भी हमें कोइन पे ही बेस्ड है उनकी पूरी हिस्ट्री, ठीक है। जो मालवास हैं और उसके बाद योद्धे हैं जो, ठीक है, ये सब रूलर्स थे, इनकी हिस्ट्री ज्यादातर जो है वो हम कोइंस से ही बताते हैं, कोई वैसा बड़ा सोर्स नहीं है हमारे पास, कोइंस से ही हम ये छोटे छोटे जो रिपब्लिकन स्टेट्स थे, ठीक है, इनकी हमें हिस्ट्री यहीं से पता चलती है, कोइन से। अब बढ़ते हैं अपने अगले सोर्स की तरफ, आर्कियोलॉजिकल का ही है, जिसका नाम है मॉन्यूमेंट्स। तो मॉन्यूमेंट्स हम सभी जानते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं ये। और अगर मैं आपको बताऊं, is the large number of excavated ruined cities wherein lie in large number of monuments, जितनी ही ये नष्ट हो चुकी जो सिटीज हैं, जो खुदाई के बाद हमें सामने मिलते हैं, एक्सकेवेशन के बाद इन्हीं के अंदर से बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स निकलते हैं। द टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स, ठीक है, हमारे पूरे इंडिया में गुप्ता पीरियड से लेके आज तक कितने सारे टेम्पल हैं आप सभी देख सकते हो, ये हमें क्या बताते हैं, आर्किटेक्चर कैसा था, आर्किटेक्चरल उनकी स्किल्स कैसी थी, टेक्चुरल जो हिस्ट्री है वो पता चलती है, इंडियन कल्चर के बारे में हमें बताते हैं ये मॉन्यूमेंट्स, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, ये बहुत ज्यादा एंशियंट इंडिया की कुछ ऐसी सिटीज और टाउन्स थे जिनकी खुदाई हुई, और ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, राजगीर हो जाएगा, वैशाली, नालंदा, बोध गया, पेशावर, तक्षशिला, ओके, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, पंजाब, उज्जैन, सांची, बैरुत एंड रायर, संभर, लंगराज, पाटन, अमरेली, कोल्हापुर, कोंडापुर, चंद्रावली, ब्रह्मगिरी, अमरावती, नागार्जुन कोंडा, विरामपट्टनम, ठीक है, मथुरा, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशंबी, ठीक है, अहिछत्र, हस्तिनापुर, परिहासपुर, अवंतीपुर, मारतंड, ये सारी एंशियंट सिटीज एंड टाउन्स हैं जो कि एक्सकेवेशन के बाद हमारे सामने आई, और इन्होंने ही कितनी हिस्ट्री बना दी, रेस्ट इज द हिस्ट्री, वी ऑल नो दैट। ओके, देखो इस तरीके से ये पूरे जो है हमारे सामने टेम्पल्स हैं, जो कि आप देख सकते हो कि ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलाश नाथ टेम्पल, कितनी ज्यादा वो हमें स्किल्स बताता है, उस टाइम पे कैसी स्किल्स रही होंगी। ओके, अब इसके अलावा अगर थोड़ी मैं बात करूं आपके साथ स्कल्पचर्स की, तो ये देखो, ये जो स्कल्पचर्स हमें मिलते हैं ये भी हमें रिलीजियस बताते हैं, क्या वहां पे मतलब कंडीशंस रही होंगी, रिलीजन कैसा रहा होगा। अब जैसे ये प्रीस्ट किंग का जो है एक स्कल्पचर हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलता है, ये बहुत ज्यादा एक बहुत बढ़िया सोर्स है, अगर हम वहाँ की पॉलिटी को देखें तो लगता है कि भाई प्रीस्ट किंग जैसा कुछ रहा होगा वहां पे, दो वी डोंट नो अबाउट द पॉलिटी एग्जैक्टली, बट स्टिल वी कैन से दैट कि ये प्रीस्ट किंग से ही हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। ऐसे ही ये देखो आप टेम्पल्स में और भी बहुत सारे स्कल्पचर्स होते हैं। इसके अलावा सांची स्तूप देख लो आप, ठीक है, सांची स्तूप को भी हम इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, उसके अंदर कितने स्कल्पचर्स हैं जो कि हमें कितनी सारी स्टोरीज टेल करते हैं। सो स्कल्पचर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और सील्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता ही दिया था। इसके अलावा छोटे मोटे और भी टॉपिक हैं जो कि आप लिख सकते हो, पोट्री हो सकती है, पोट्री मिट्टी के बर्तन वगैरह जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं हिस्ट्री के लिए। सो लगभग हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको, कमेंट करके यार जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई है और मैं आपका फीडबैक जरूर जानना चाहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।